अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अगेन। आपका फ़ीडबैक मिल रहा है, बहुत मोटिवेशन मिलती है और डिफरेंट टॉपिक्स, बहुत सारी रिक्वेस्ट्स हैं। हम टाइम टू टाइम उन रिक्वेस्ट को साथ साथ लेते चले जाएंगे इंशाल्लाह। एंड थैंक यू सो मच फॉर सजेस्टिंग, क्योंकि ये बहुत हेल्पफुल होता है कि आप क्योंकि हम तो देख ही रहे होते हैं कि क्या मसाइल हैं, लेकिन जब आपकी ज़ुबानी हमें वो मसाइल पता चलते हैं तो हम श्योर हो जाते हैं कि उस पर ज़रूर बात करनी चाहिए। हाँ, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। नज़ीमा ने हमें आफ्टर हर मैरिज ज्वाइन किया है, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड लाइफ होपफुली बहुत अच्छी गुजरी होगी। अच्छा जी, थैंक यू एवरीवन जो भी अभी तक हमें ज्वाइन कर चुके हैं, ग्रेजुअली ज्वाइन करते जाएंगे। आज नज़ीमा को इसलिए तकलीफ़ दी है कि नज़ीमा हमें HTP थोड़ा सा सिखा दें, दोबारा से बता दें। मेरे ख्याल है साइकोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा हेल्पफुल होगा ये सेशन, क्योंकि हमें बहुत अच्छा फ़ीडबैक मिल रहा था हाउस ट्री पर्सन के हवाले से, जो हमने टेस्ट एप्लीकेशंस बताई थी और इंटरप्रिटेशंस बताई थी। उस हवाले से बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे वीडियो पे, बहुत सारे रिक्वेस्ट थी कि हमें इंटरप्रिटेशंस के हवाले से भी गाइड किया जाए। तो HTP हाउस ट्री पर्सन एक ऐसा टेस्ट है जो आपके अनकॉन्शियस को जो भी ट्रॉमेटिक इवेंट्स होते हैं, जो भी आपको बॉदर कर रही होती है, कोई ऐसे इमोशंस या कोई ऐसी थॉट्स जो कि अनरीचेबल हैं कॉन्शियसली, वो क्वेश्चंस हो सकते हैं, वो डिफरेंट इंटरव्यूज़ हो सकते हैं, वो ऑब्जर्वेशंस हो सकती हैं। अगर कोई साइकोलॉजिस्ट या साइकोथेरेपिस्ट आपकी पर्सनालिटी असेसमेंट में, जो कि बहुत डीप इंफॉर्मेशन नहीं फिगर आउट कर पा रहा, तो ये टेस्ट उसके लिए अप्लाई करने के बाद डिफरेंट इसकी बहुत सारी डिफरेंट डिटेल्स हैं, वो नज़ीमा अभी हमारे साथ शेयर करेंगी कि किस तरह से बहुत सारी डिटेल ऑफ ड्राइंग्स हमें इस हवाले से गाइड करती है कि पर्सनालिटी के क्या एस्पेक्ट्स हैं, क्या हिडन एस्पेक्ट्स हैं, और उस ड्राइंग का क्या मतलब है, और वो इंटरप्रिटेशंस हमें किस तरह से लीड करती हैं टूवर्ड्स सॉल्यूशन, या फिर हम किस तरह से उसके वो एस्पेक्ट्स को रिज़ॉल्व कर सकते हैं। हमारे पास ये एक क्लियर पिक्चर आ सकती है इस टेस्ट को अप्लाई करने के बाद। इसकी हिस्ट्री काफ़ी 1948 में बक ने आई थिंक इंट्रोड्यूस करवाया, और उसके बाद फिर 1969 में दोबारा से इसको री इंट्रोड्यूस करवाया गया विद डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस, और फिर आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली ये इसमें डिटेल्स ऐड होती चली गई, और अभी तक के लिए भी एप्लीकेशन जारी है आई थिंक। और इसके ज़रिए हम बहुत सारे, मैं तो अप्लाई नहीं करती वैसे मेरी, अगर नज़ीमा मैं आपको अपने हवाले से बताऊँ ना, हमेशा से जब हमने पर्सनालिटी में या टेस्टिंग में HTP जब भी पढ़ा ना, तो मुझे इवन एप्लीकेशन के बाद भी, या इसकी जो भी डिटेल्स हैं उसको मैंने देखा, बहुत डिटेल से हमने इसको अप्लाई भी किया। उस वक़्त जब वर्कशॉप्स वगैरह होती थी, हमें एक ट्रेनिंग दी जाती थी, तो मुझे ऐसे लगता था कि ये जस्ट एक ओवरव्यू है। इवन मतलब कहा जाता है ना कि ये डिगअप हो रही हैं, या इससे बहुत डिटेल्स आपको पता चलती है। तो मेरा अभी भी आई डोंट नो ये क्यों पॉइंट ऑफ व्यू है, हो सकता है कि मैं गलत हूँ, लेकिन मुझे अभी तक के लिए ये लगता है कि जितनी कॉम्प्लिकेटेड होती है ना ह्यूमन हिस्ट्री, किसी भी इंसान की जो हिस्ट्री है चाइल्डहुड से लेके अभी तक के लिए, जब तक वो एज इट इज़, जो कि क्वेश्चंस हैं, डिफरेंट क्वेश्चंस हैं ना रिलेटेड टू द पर्सन, वो उसको इस काबिल पहले बनाना चाहिए कि वो उन सवालों के जवाब दे सके। एंड इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, ये मतलब इतना आसान नहीं है। मैंने ये कह दिया कि जी पहले उसको इस काबिल बनाना चाहिए, तो उसको भी बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है, और उसके बाद फिर इस बात को भी बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है कि वो एज़ इट इज़, जो अनकॉन्शियस में चीज़ें मौजूद हैं, वो एज़ इट इज़ वो आपको बताने के भी काबिल हो जाए। तो मेरा ख्याल ये है कि मुझे अगर कहा जाए कि HTP के हवाले से हेल्प ले लें, तो मैं कहूँगी पहले मैं इंसान को ज़रा थोड़ा सा ट्रेन कर लूँ कि वो अनकॉन्शियस तक अपने पहुँचे कैसे, फिर मैं वो खुद ही निकलवा लूँगी उससे डिफरेंट
जो स्ट्रेटजीज अप्लाई करके बहुत रीज़न आउट कर सकता है इंसान, बहुत एम्पैथेटिक हो सकता है, उसकी जो भी इंफॉर्मेशन है उसके साथ आप जब आप फ्लो में कन्वर्सेशन करते हैं ना, और ये बहुत डिटेल कन्वर्सेशन इसकी ज़रूरत होती है। फ्रॉइड ने जिस तरह से साइकोथेरेपी जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई, उसका मकसद यही था कि इट टेक्स ईयर्स एक्चुअली कि किस तरह से हम डिफरेंट क्वेश्चंस करते हुए इंसान के अनकॉन्शियस तक पहुंच सकते हैं। ठीक है जी, तो HTP का भी यही मकसद है कि आपकी पर्सनालिटी के डिफरेंट एस्पेक्ट्स, हिडन एस्पेक्ट्स जो हैं उनको फिगर आउट करने की कोशिश की जाती है। सो ओवर टू नज़ीमा, मैं भी आपके साथ बहुत कुछ सीखूंगी, तो आप हमें बताएं कि क्या है और क्या क्या चेंजेस आई हैं और इसकी इंटरप्रिटेशंस फर्दर अभी तक के लिए कहाँ तक पहुँची हैं। ओके मैम, थैंक यू सो मच। और बाकी सबका भी शुक्रिया कि जिन्होंने दोबारा से हमें सजेस्ट किया कि हम इस पे, क्योंकि ये ऐसा टेस्ट है जिसमें चेंजेस आती रहती हैं। अब देखिए, क्योंकि पहले जैसे हमने इस पे आई थिंक 2-3 वीडियोस हम ऑलरेडी बना चुके हैं, जिसपे आई थिंक इंडिया के कुछ साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने हमें कॉल किया था, उन्होंने भी हमसे इसकी PDF फाइल मंगवाई थी और काफी, क्योंकि वे आज इस चीज को अप्लाई कैसे करते हैं, क्योंकि डिटेल्स तो हम सबको पता है कि जॉन बक ने जो है डेवलप किया था 1947, 48, 49 तक ये कंटिन्यू था। फिर उसके बाद फर्दर इसमें जो वो अपडेट आती रही हैं, क्योंकि जैसे अभी इसमें ऐड हुआ है कि अब क्वेश्चंस भी हम उनसे पूछते हैं। जब हम पहले तो ये होता था ना कि हमने सिर्फ ड्रा करवाना होता था। अभी स्पेसिफिक थ्री सिर्फ यही 3 एस्पेक्ट्स, 3 ही ड्राइंग्स होती हैं, हाउस, ट्री, पर्सन। ये स्पेसिफिक ड्राइंग्स होती हैं जो कि हाउस किस तरह से किसी ने ड्रा किया है, फिर ट्री किस तरह से, कैसी ब्रांचेस हैं, कैसी स्टेम है, क्या है उसकी, किस तरह, क्या डायरेक्शन है, क्या लेंथ है, स्मॉल है, बिग है, विड्थ क्या है, ये सब कुछ होता है। और उसके बाद फिर पर्सन को किस तरह से उन्होंने ड्रॉ किया है। ड्राइंग अगर अच्छी ना भी हो तो आई थिंक बहुत सारे एस्पेक्ट्स फिर भी हम फिगर आउट कर सकते हैं, है ना। यस मैम, क्योंकि ड्राइंग का इससे वो नहीं है। अब देखिए, स्टार्ट से मैं सबसे पहले, क्योंकि आज तो हमने इनको ये बताना कि अप्लाई कैसे करते हैं। इंटरप्रिटेशन तो हमने ऑलरेडी बताई है। मैं उसका लिंक मैं शेयर कर दूंगी साथ में, जो इंटरप्रिटेशन वाली वीडियो है जो ऑलरेडी हमने बनाई हुई है, उसकी डिटेल्स आपको इसी वीडियो में लिंक, अभी जब मैं बात कर रही हूँ तो आप ऊपर जब क्लिक करेंगे तो उसका लिंक ऊपर चल रहा होगा, उसको जब आप क्लिक करेंगे तो आपको इंटरप्रिटेशंस और वो सारी डिटेल्स जो कि बहुत इंट्रोडक्शन है एक्चुअली, वो आपको मिल जाएगा। अभी हम इससे अगले स्टेप पे चलते हैं। हाँ जी, यस मैम। अब स्टार्ट करते हैं हम कि हाउ टू स्टार्ट, हम इसे स्टार्ट कैसे कर सकते हैं। HTP जो है, HTP के लिए बेसिकली हमें एक पेज चाहिए होता है, वाइट पेज जो होता है, ठीक है, 8.5 या 11 इंचेस का जो पेज नहीं होता, वाइट पेज, वो हमें चाहिए था। और उसको ड्रा करने के लिए हमें एक पेंसिल चाहिए होती है। लेड पेंसिल से ही मोस्टली ड्रा करते हैं ये जो होते हैं। जब हम इसको ड्रा करते हैं, उसके बाद जो ड्रा करने के बाद हम उससे फर्दर क्वेश्चन पूछते हैं। अब जैसे उसने पर्सन को ड्रा कर दिया, तो पर्सन के बारे में हम ये पूछेंगे कि ये जो पर्सन है वो कौन है, मेल है या फीमेल है, और उसके साथ आपका क्या रिलेशनशिप है, उसका मूड किस तरह से, वो हैप्पी है या सैड है, और उसकी मतलब क्या फीलिंग्स हैं, क्या वो मतलब लाइक करता है कुछ चीजों को या डिसलाइक करता है, वो कैसे दिख रहा है। ये सारी चीजें हमने उनसे वर्बल में भी पूछनी है, क्योंकि कुछ चीजें जो होती है ना कि जब वो अनकॉन्शियस में बना रहे होते हैं तो वो उस तरह से वाजिया नहीं होती है, बट जब हम इनसे ये क्वेश्चन साथ पूछ लेते तो वो जो सारी चीजें होती है वो क्लियर हो जाती है। अच्छा नज़ीमा, यहाँ पे मैं आपसे अगर एक सवाल करूँ कि मुझे बताएं कि स्पेसिफिकली किन डिसऑर्डर्स के हवाले से हम, एक तो पर्सनालिटी, डेफिनेटली जो पर्सनालिटी के जिस तरह से हमने बताया कि अनकॉन्शियस, लेकिन स्पेसिफिकली किन डिसऑर्डर्स के लिए इस्तेमाल होता है ये टेस्ट? मैम, डिप्रेशन वगैरह के लिए तो अगर उसका बहुत ही स्वेयर लेवल का डिप्रेशन है और वो कुछ बातचीत नहीं कर रहा, कुछ भी नहीं बोल रहा है, तो हम उस पर ये भी अप्लाई कर सकते हैं। और जैसे OCD के पेशेंट होते हैं उन पे भी अप्लाई किया जाता है। और इस तरह के बहुत सारे, क्योंकि स्किज़ोफ्रेनिया के भी पेशेंट्स होते हैं मोस्टली, वो भी जैसे क्योंकि उनका होता है तो हम उस पर अप्लाई करते हैं। बाकी ये जो जैसे फोर्सेस वगैरह में ज्वाइन करते हैं ना, तो तब भी कैंडिडेट पे ये अप्लाई किया जाता है। ठीक है, सही, ठीक है, प्लीज। हाँ जी, साल के मतलब जब 3 साल का बच्चा होता है उसके बाद आप अप्लाई कर सकती हैं। ठीक है, 3 से अबव टिल ओल्ड एज जितनी हो उसमें कर सकते हैं। ठीक है।
और बाकी अगर होस्ट की हम इंटरप्रिटेशन की बात करें कि होस्ट के साथ जो क्वेश्चन हम पूछते हैं, वो क्वेश्चन सबसे पहले ये होते हैं कि इस घर में कौन रहता है, वो हैप्पी है या नहीं है, इसकी विंडोज हैं जो हैं और डोर हैं वो क्लोज हैं या क्लोज नहीं है, और फिर उसके होस्ट के बारे में पूछते हैं कि उसका एटमॉस्फेयर कैसा है, उसका जो लोग इसमें रहते हैं क्या वो लोग खुश हैं या नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन हम होस्ट से रिलेटेड पूछते हैं। और चिमनी, विंडोज और ये सारी डिटेल्स ये नहीं पूछते हैं? चिमनी, विंडोज कितनी है, दरवाजा? क्योंकि ये तो वो जो उसने होस्ट ड्रा किया होता है ना, तो उसमें हमें सारी डिटेल्स मिल जाती है। बट ये क्वेश्चन जो होते हैं ना, हम उनसे क्योंकि पूछते भी हैं कि मे भी कुछ विंडोज होती हैं जैसे उन्होंने ड्रा की होती है, हमें उसकी समझ नहीं आ रही होती है ये अब क्लोज है या ओपन है, तो इसलिए ये क्वेश्चन जो है ना वो पूछते हैं। फिर अब ट्री के बारे में उससे क्वेश्चन पूछते हैं कि ये ट्री जो है मतलब फ्रेश है या वो डेड ट्री है, और ये ट्री जो है मतलब वो एक फलदार है या फल नहीं लगते इसके साथ। फिर उसके ये है कि वो सायादार है, शाइनिंग वगैरह देता है, इस ट्री को पानी वगैरह कौन देता है और किसने लगाया है, ये क्वेश्चन हम उससे पूछते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम इसकी जनरल इंटरप्रिटेशन पे आ जाते हैं, क्योंकि ऑलरेडी जैसे होस्ट की भी हमने अलग से इंटरप्रिटेशन बताई है, ट्री की भी बताई है, पर्सन की भी बताई है, वो भी मैं टच ले लूंगी, आपको बता दूंगी। बट जो मेन जैसे इसकी इंटरप्रिटेशन हमारे पास आ जाती है, जनरल इंटरप्रिटेशन में हम ये देखते हैं कि प्लेसमेंट ऑफ द ड्राइंग ऑन द पेज लेफ्ट, मतलब जो हम ड्रा कर रहे हैं वो लेफ्ट साइड से हम कर रहे हैं पेज की, राइट साइड से कर रहे हैं या मिडिल से हम ड्रा करना शुरू करते हैं। क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं ना जिनको हम पेपर देते हैं तो वो यहाँ से ड्रा करना शुरू कर देते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि वो सबसे अबव से ड्रा कर रहे हैं। अब इन सबको उन्होंने स्पेसिफिक उन्होंने किया हुआ कि जैसे देखें प्लेसमेंट ऑफ द ड्राइंग लेफ्ट से है अगर, तो उसमें क्या होगा, रिग्रेशन होगा, सेल्फ प्रीऑक्यूपेशन होगा और जो इंटीमेसी वगैरह आ जाती है उस बंदे में। जैसे राइट साइड से है तो इन्वायरमेंट में उसे प्रीऑक्यूपेशन होगा और उसे एंटिसिपेशन ऑफ द फ्यूचर होगी और इमोशनल इंस्टेबिलिटी आ जाती है कि मीन्स उनके उस बंदे के जो इमोशन होते हैं ना वो स्टेबल नहीं रहते। और फिर इसी तरह से अप प्लेसमेंट आ जाती है। अप प्लेसमेंट में ये होती है कि फैंटेसी आ जाती है बंदे में, वो बहुत ज्यादा हर किसी चीज के साथ जो है फैंटेसाइज करना शुरू हो जाता है। फिर अब इसमें नेक्स्ट उन्होंने क्या है कि पोर्शन ऑफ द ड्राइंग, कि ड्राइंग की कितने पोर्शन हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं, बच्चे होते हैं, जैसे इनको हम ड्रा के लिए देते हैं तो वो शायद यहाँ पे एक ट्री बनाते हैं, फिर उसके साथ छोटे छोटे ट्रीज बना देते हैं, तो इस वजह से उसके पोर्शंस कितने हैं, अगर वो लार्ज है पोर्शंस उसके आ जाते हैं तो उसे मतलब टेंशन होती है इन्वायरमेंट से, और अगर उसके स्मॉल जो बिल्कुल पोर्शन आ जाते हैं तो वो इनसिक्योरिटी फील करता है, मीन्स वो अपने आप को सिक्योर नहीं फील कर रहा है। फिर उसकी शेडिंग से आ जाती है, क्योंकि ये जो जनरल इंटरप्रिटेशन है ना ये तीनों की है। इसमें यह है कि जैसे हाउस को भी उन्होंने ड्रा किया है, वो मिड में किया है, तीनों को अलग अलग पेजेस पे ड्रा करते हैं, ट्री को किया है, पर्सन को किया और उसको। तो अब इसकी शेडिंग की बात करते हैं, तो शेडिंग अगर उसने की हुई है बहुत ही ज्यादा शेडिंग, तो फिर उस बंदे में एंजाइटी के चांसेस होते हैं, क्योंकि जो शेडिंग्स होती है ना, जैसे वो शेड कर रहे होते हैं बच्चे, मोस्टली हम जब स्कूल लेवल पे होते हैं या कुछ, तो हम लोग भी क्योंकि हमें चीजों की समझ नहीं होती उस तरह से, तो हम भी हर चीज को डीपली शेड कर रहे होते हैं। तो हम जब इस लेवल पे जाते हैं तो हमें सोचते हैं कि वाकई हम जब स्कूल में थे हमें एंजाइटी होती थी। तो अब और उसके बाद इसका मूड हैप्पी है, अगर मूड उसका हैप्पी है तो फिर जो होता है कि सेल्फ एस्टीम जो होती है ना उस बंदे की हाई होती है। फिर उसी तरह आगे कलर्स की भी बात, कोई सिर्फ शो कर रहा हो कि अगर कोई इतना हो ऐसा इंसान हो कि जो शो ना करना चाहता हो कि ही इज़ नॉट हैप्पी और शी इज़ नॉट हैप्पी, तो फिर क्या किया जाए नज़ीमा? ये मेरे जहन में बहुत सवाल ये होता है कि अगर इंटरप्रिटेशंस एज इट इज़, क्योंकि इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड ना। अब मैं तो डेली बेसिस पे ह्यूमंस को बहुत डीप डाउन स्टडी कर रही होती हूँ, तो दे आर वेरी, एवरीवन इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड। इट्स नॉट अबाउट कि कोई प्रॉब्लम में है तो वो कॉम्प्लिकेट कर रहा है, लेकिन जो सफ़र कर रहे हैं ख़ास तौर पे उनको तो बड़ा सेंसिटिवली उनको फिगर आउट करना पड़ता है, उनको बहुत अच्छे से, बहुत एक रिस्पेक्टफुल वे में करना पड़ता है। तो अगर यहाँ पे कोई
2 नंबरी कर रहा हो कि जो जो वो फील कर रहा है वो अगर वो उस तरह से ना प्रेजेंट करे तो फिर? मैम देखिए यहाँ पे हम वर्बल और नॉन वर्बल दोनों में करें। अब अगर वो अच्छा फील नहीं कर रहा है, वो हमें बोलेगा तो सही कि मैं अच्छा फील नहीं कर रहा हूँ या खुश नहीं हूँ या कुछ भी, बट उसकी ड्राइंग जो है वो भी हमें शो कर देगी। अब ड्राइंग की जैसे उसका चिमनी के बारे में, उसके रूम्स कितने हैं ड्राइंग के, कलर किस तरह का है, और ये सारी चीजें जब विंडोज हैं या नहीं है, तो वो सारी चीजें हमें वहां से भी पता चल जाती हैं। ये अब क्योंकि नॉन वर्बल इसलिए पूछते हैं ताकि उसका जो कॉन्शियस सब कॉन्शियस में चल रहा होता है वो सब कुछ हमें शो हो जाता है। बट जब हम उससे पूछ लेते हैं कि ये चीजें हैं नहीं, तो हम कंफर्म कर रहे होते हैं कि वो वहां पे जो चीज बोल रहा है कि वाकई यहाँ पे है या नहीं। हम उसे एक ऑथेंटिसिटी दे देते हैं अपनी जो भी ड्राइंग के हवाले से जो हमारे पास इंटरप्रिटेशंस मौजूद हैं, जो कि वीडियो में आपको मिलेंगी। दोबारा से अभी एक और लिंक अभी शो होगा तो उसमें देखिएगा कि हमने ये बताया है कि जो भी हाउस ट्री पर्सन में ड्राइंग्स जिस तरह से की जाती हैं उसकी इंटरप्रिटेशंस नोज़ीमा शेयर, अभी अगर आपको अभी भी चाहिए हों तो वो आप ईमेल अपनी शेयर कर दीजिएगा, हम वो इंटरप्रिटेशंस आपके साथ शेयर कर लेंगे। उसमें नोज़ीमा ने बहुत डिटेल से पहले भी एक्सप्लेन किया कि विंडो, डोर, चिमनी, टाइप ऑफ हाउस, किस तरह का वो खुला है, बंद है, हर चीज़ की इंटरप्रिटेशंस मौजूद हैं। और अभी जो नज़ीमा कह रही हैं साथ में कि जो एडिशन हुई है वो ये है कि वर्बल क्वेश्चंस के ज़रिए उसको ऑथेंटिक एक एवेलुएशन बना दिया जाता है। ऐसा ही है ना नज़ीमा? ठीक है, चलें ठीक है। अभी ये इसके हवाले से बस यही डिटेल्स थी। यस मैम, और एक ये है ना कि अब जैसे कलर्स की आ गई है, क्योंकि कुछ जब ड्राइंग कर रहे होते हैं जैसे, तो हम अगर इसका मोस्टली टाइम जो होता है वो 1 घंटा या 90 मिनट का होता है, क्योंकि कुछ होते हैं जो वो अपनी मर्जी से, क्योंकि आर्टिस्ट होते हैं ना जो, तो उनको फिर चाहिए होता है कि वो ड्राइंग टाइम लगा के करते हैं, तो इस वजह से इतना टाइम हम मैक्सिमम उन्हें दे सकते हैं कि आप ड्रा कर लें। तो उसमें यही होता है कि जैसे अब कलर्स का आ गया, कुछ होते हैं जिनको इस चीज का भी होता है कि हम नहीं कलर्स भी उसमें चेक करेंगे। अब देखिए जैसे डिफरेंट कलर आ जाते हैं उसमें, अगर रेड कलर का है तो रेड कलर उसका ये होता है कि वैलिडिटी ऑफ द बर्निंग प्रॉब्लम्स, कि जो उसके प्रॉब्लम्स होते हैं उनके बारे में जो है रेड कलर डिफाइन कर रहा होता है। फिर ऑरेंज कलर जो होता है वो एक्सट्रोवर्जन को शो कर रहा होता है, कि मीन्स जो लोग ज्यादा ऑरेंज कलर उसमें कर रहे हैं तो वो एक्सट्रोवर्ड है, इतने इंट्रोवर्ड नहीं है। और येलो कलर जो होता है वो चेयरफुल होता है और एंजाइटी इस चीज को शो कर रहा होता है। और ग्रीन कलर जो होता है वो मॉडरेट पर्सनालिटी ग्रोथ को या हेल्थ ईगो को शो कर रहा होता है। और ब्लू कलर अगर होगा तो क्लेम होंगे वो लोग, और ऑर्गेनाइज इमोशंस होते हैं उनकी। और पर्पल कलर में भी एंजाइटी और टेंशन फेयर आ जाती है। और ब्राउन कलर जो होगा उसमें सिक्योरिटी का उन्हें इशू होता है, इम्पल्सिटी होती है, यानी गिल्ट्स होते हैं उन्हें अपने बारे में। और व्हाइट कलर जो होता है वो डिप्रेशन के साइन को शो कर रहा होता है। चलो सही है, ठीक है। और कुछ और आप बताएं प्लीज, फिर हम क्लोज करते हैं इसको। बाकी ये है कि अगर इस टेस्ट का बारे में हम बात करें तो ये टेस्ट बहुत ही डीप है। हम ये नहीं कह सकते कि हम सिर्फ इसको एक बार सुन लें या कुछ भी तो हम किसी पे अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसकी इंटरप्रिटेशन करने की कोशिश भी नहीं करनी है, है ना? मैंने कहा खुद से अप्लाई करने की कोशिश भी नहीं करनी है, ओके? किसी ने भी। हाँ, नोज़ीमा क्लिनिक, हाँ, नोज़ीमा क्लिनिकल साइकोलॉजी इनकी एक्सपर्टी है, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं और बहुत एक्सपर्टी के साथ। देखिए मैं भी डेयर नहीं करती हूँ क्योंकि मेरी क्लिनिकल साइड नहीं है। मैंने इस हवाले से मैं हमेशा क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को रेफ़र कर देती हूँ जब इस तरह की कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। तो ये जिसका काम है उसी ही को देना चाहिए, हमें खुद से मैं साइकोलॉजिस्ट होते हुए भी डेयर नहीं करती हूँ क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि मैं कहीं ज़्यादती ना कर जाऊँ, मैं कहीं कोई मज़ीद प्रॉब्लम ना क्रिएट कर दूँ। सो हमें उनको रेफ़र कर देना चाहिए या उनसे कंसल्ट करना चाहिए जो कि एक्सपर्ट्स हैं, जो कि जानते हैं कि ये टेस्ट किस तरह से अप्लाई किए जा सकते हैं।